लोग ये सोच रहे थे कि इस बार आपको छिंदवाड़ा की सीट में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नकुलनाथ को बीजेपी में ले रहे हैं। एक क्षण आया था ऐसा। मैं सच बता रहा हूँ, जी। मैं पूरी स्टोरी को जानता हूँ। मध्य प्रदेश में भी और अभी कुछ करने वाले। और भी कुछ करने वाले हैं। सिंधिया जी का विषय कुछ दूसरा था। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से उनका झगड़ा हुआ था। जब आपको टिकट दिया गया, आपका वो बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहा था। तब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम सबसे आगे है। आपको सीएम क्यों नहीं बनाया? अमित शाह जी से बड़े खास रिश्ते हैं आपके, कभी आप उनके एकदम राइट हैंड होते थे। बंगाल जब आपको भेजा अमित शाह जी ने, क्या क्या के भेजा था? आप बता रहे थे वहां बम भी फेंका गया आपकी गाड़ी में। हाँ, हमारी गाड़ी में बम फेंका, एक बार फटा। अमित भाई ने कहा कि भाई कैलाश जी हमारे महामंत्री हैं, उसके अलावा मेरे दोस्त भी हैं, यदि उनको कुछ हुआ। क्यों बंगाल आपने छोड़ दिया? शिवराज जी को क्यों हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से? कैलाश जी, मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट गृह मंत्री आप किसे मानते हैं? और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का? कमलनाथ और दिग्विजय में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बंगाल का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज हम इंटरव्यू करने आए हैं कैलाश विजयवर्गीय का, जिनका परिचय अगर मैं विस्तार से देने लगूं तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, 7 बार के विधायक हैं, बंगाल और हरियाणा में बीजेपी का पूरा भार अपने कंधों पर संभाल चुके हैं। बंगाल की कामयाबी कौन भूल सकता है। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मानिक जी। कैलाश जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर चुनाव में अब प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, कैसे चल रहा है? काम है हमारा और बहुत अच्छा चल रहा है। और मध्य प्रदेश में हम पूरी 29 सीट जीतेंगे। इस बार वो जो एक रह गई थी वो भी निकाल लेंगे? 100% निकाल लेंगे। उसको देख ही मैं रहा था। अच्छा, ओके। नकुलनाथ को हरा देंगे? 100% हराएंगे। पिछली बार और उससे पिछली बार ऐसा क्या था जो इस बार आप बदल देंगे और चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, पिछली बार वो मात्र 37,000 वोट से जीते थे। उस वक्त कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। पर इन 5 वर्षों में नकुलनाथ जी कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए और इसलिए उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। और हमने उसके बाद भी, हम 7 सीट हारे, सांसद हारे, उसके बाद भी हमने काम बहुत किया हुआ। तो जब हारने के बाद भी हम काम करते हैं तो जीतने के बाद कितना काम करेंगे मतदाताओं ने सोचा और इसलिए हमें वोट दिया वहाँ। लोग ये सोच रहे थे कि इस बार आपको छिंदवाड़ा की सीट में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नकुलनाथ को बीजेपी में ले रहे हैं। एक क्षण आया था ऐसा। आया था? पर पार्टी का निर्णय था कि नहीं लेना। ठीक है। क्या दोनों की बात हो रही थी या सिर्फ नकुलनाथ की बात हो रही थी? अब कुछ बातें राज की रहने दो से। पर हाँ, एक क्षण आया था ऐसा। पर क्यों मना कर दिया गया? क्या वजह थी कैलाश जी? हमारी पार्टी की निर्णय की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस दिन हम भी वहीं थे। हाँ, 17-18 तारीख। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपने। तो शुरुआत किसने की थी इसकी? उनकी तरफ से आई थी या इधर से गया था कि भाई आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? मैं सच बता रहा हूँ जी। मैं पूरी स्टोरी को जानता हूँ पर नहीं बताऊंगा। अच्छा, बता नहीं सकते? क्योंकि याद है कमलनाथ नकुलनाथ दोनों दिल्ली जा रहे थे, एयरपोर्ट पे यहाँ वहां उनसे पूछा गया क्या चल रहा है, तो वो गोल गोल बातें करने लगे। जब गोल गोल बातें नेता करने लगे स्पेसिफिक किस सवाल के जवाब में, तो समझ जाइए कुछ चल रहा है। तो हमें पता था कुछ चल तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि बीजेपी ने मना कर दिया। बीजेपी ने मना किया और उसके बहुत सारे कारण थे, इसलिए अब वो मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। अच्छा, क्या वजह है कि इतने सारे नेता कैलाश जी आजकल बीजेपी में आना चाहते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति भी नहीं है और कांग्रेस की नीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए घोषणा पत्र, क्या घोषणा पत्र है। मतलब कोई किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी, आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं। और कुल मिलाकर आप अगर घोषणा पत्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि उस पर प्रभाव वामपंथियों का है, उस पर प्रभाव थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि मुस्लिम लीग का है, ऐसा संकल्प है। उससे बहुत सारे लोग दुखी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम मध्य प्रदेश में भी और अभी कुछ करने वाले हैं। और भी कुछ करने वाले हैं? क्या इशारा कर रहे हैं कैलाश जी? क्या करने वाले हैं मध्य प्रदेश? बताएंगे आपको, पता लग जाएगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले? हाँ, वो तो आएगा ही, वो तो बिल्कुल लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा ही।
क्योंकि वो कुछ राज्यों में तो आपके शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी शासित राज्यों में। हमारे यहाँ भी होगी बहुत जल्दी। हाँ, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे उसको। ओके। अब जो इतने सारे नेता बीजेपी में आ रहे हैं, कैलाश जी, आरोप ये लगता है कि या तो वो लालच में आ रहे हैं या फिर उन पर आप दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी इनका डर दिखाते हैं और उनको आप बीजेपी में ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी एक बार उस पर दिल पे हाथ रख के पूछो तो वो बड़ा दुखी है अपने नेताओं से, जो भी है कांग्रेस में वो भी, क्योंकि राम इस देश की पहचान है और ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं जो जिसकी राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। पर कांग्रेस की नीति के कारण लोग, ठीक है कांग्रेस में बने हुए हैं, हमसे तो हमारे बहुत सारे मित्र भी कांग्रेस में, बोलते हैं यार समाज के बीच में जाते हैं तो जवाब देते नहीं बनता जब राम मंदिर का विषय उठता है कि क्यों नहीं गए वहां पे, क्यों नहीं गए वहां पर, क्यों समर्थन नहीं करते हो तुम लोग, मतलब जवाब देते नहीं बनता। अभी भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के हमारे मित्र हैं जो कभी न कभी बीजेपी तो में आपको आएंगे। क्या समझ में आता है क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया और वहां गई? कांग्रेस के नेताओं के पास अभी जो एक गैंग है मैंने बताया ना, वो ऐसा लगता है कि वामपंथी अर्बन नक्सल उनसे घिरी हुई है और जिस प्रकार के भाषण, जिस प्रकार के निर्णय, जिस प्रकार की उनका घोषणा पत्र आया, उससे बहुत साफ लगता है कि कांग्रेस के नेता कुछ लोगों से घिर गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस की नीति से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं और इसलिए छोड़कर आ रहे हैं। सिंधिया जी भी क्या इसीलिए आए बीजेपी में? सिंधिया जी का विषय कुछ दूसरा था। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने कह भी दिया था कि जाए आपसे जो बने वो कर लेना, आ जाओ सड़क पर, ऐसा कुछ विषय डायलॉग बोल दिया था कमलनाथ जी, जिससे वो दुखी हो गए थे। सीएम बनना चाहते थे क्या दिग्विजय सिंधिया जी? आपको तो पता होती है सारी जानकारी अंदर की, आपके पास कांग्रेस में तो उनकी इच्छा थी वहां पर और वो लग भी रहे थे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से ग्वालियर संभाग में उनकी जीत हुई थी कांग्रेस में रहते हुए, तो ऐसा लग रहा था उनको भी कि शायद हमको बनाएंगे। उन्होंने अपेक्षा पान ली होगी, उसके बाद फिर जो बन गए उन लोगों ने पूछा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि पूछा नहीं, नेगलेक्ट किया और अपमानित भी किया। तो आखिर अपमान तो कोई सहन नहीं कर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब सारे विधायक कमलनाथ के समर्थन में थे तो उन्हीं को सीएम बनना था, ऐसे में हम सिंधिया को कैसे बना देते? नहीं, अब ये तो मैं कांग्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हाँ ये बात सही है कि सर्वाधिक मेहनत भी सिंधिया जी ने की थी उस चुनाव में और सर्वाधिक, जहां तक मेरी जानकारी, विधायक भी उनके पक्ष में थे। मेरी जानकारी। अच्छा, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को बना दिया, ऐसा क्यों? इसीलिए तो सरकार टिकी नहीं है। ओके, कांग्रेस पार्टी कहती है लालच में चले गए, गद्दारी कर दी उन्होंने हमारी पार्टी के साथ। अब देखिए, जो सिंधिया जी हैं, क्या लालच हो सकता है? आज की तारीख में अगर हम देखें तो जितने राजघराने हैं, जितने भी देश के, उसमें से सबसे बड़ा राजघराना उनका है। उनको भी नहीं पता कि उनके पास कितनी संपत्ति है। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि सिंधिया राजघराना बहुत बड़ा राजघराना जी। लालच तो कुछ, लालच संपत्ति का नहीं, कुर्सी का। कुर्सी तो कहते राज्यसभा भी नहीं दे रहे थे वहां पर उनको, क्योंकि लोकसभा वो हार गए थे 19 में। मेरी जानकारी में नहीं, पर यह बात सही है कि वो अपमानित हुए, उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइन किया। इस बार सीट निकाल लेंगे सिंधिया जी? हाँ, आराम से, बहुत आराम से। आपसे कैसे रिश्ते थे सिंधिया जी के? हम तो बड़ी कहानियां सुनते हैं पुरानी। एक समय था जब क्रिकेट की राजनीति में हम आपस में एक दूसरे के सामने थे, उसके पहले हम बड़े अच्छे दोस्त थे, फिर हम आमने सामने हैं, फिर वापस दोस्ती हो गई। ये तो चलता है राजनीति में। कैसे नेता है सिंधिया जी वैसे? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, यारबाज हैं, बहुत शार्प हैं। भविष्य अच्छा है उनका? हाँ, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा हमेशा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य अच्छा है उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भविष्य अच्छा है उनका, मैं ऐसा मान के चलता घुमा दिया आपने मेरे सवाल को, जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं, जितने भ्रष्टाचारियों को पहले आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, फिर वॉशिंग मशीन में धो के आप अपनी तरफ ले लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। कौन ठीक हुआ बताइए मुझे? मैं आपको बताऊं कि बंगाल के जितने लोग हमारे साथ आए थे, उनके साथ ईडी की जांच चल रही थी, आज भी चल रही, कुछ भी नहीं है। पर ठंडी पड़ जाती है? नहीं, जांच चल रही है, बाकायदा उनकी तारीख लग रही है। वो कहते हैं यार हम तो आपके पार्टी में आ गए, तो उनके अभी इस मामले में प्रधानमंत्री जी बड़ा स्ट्रिक्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया कहीं पे भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं उनको? भाई, अब कोई आना चाहे मोदी जी की नीति के कारण तो उसका स्वागत करते हैं, पर ऐसा नहीं कि
उसका भ्रष्टाचार को माफ कर दिया। ये बिल्कुल एक उदाहरण बता दीजिए मुझे जिसके भ्रष्टाचार को माफ कर दिया हो। एक अखबार में बाकायदा पूरी रिपोर्ट छपी थी, 25 ऐसे थे केस, बीजेपी में आने के बाद उन नेताओं के केस ठंडे बस्ते में चले गए। नहीं कोई नहीं विपक्षियों को समन पे समन होता है, जेल भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक भी ऐसा केस नहीं जो वापस लिया हो, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसपे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो, सब पे कार्रवाई चल रही है। यानी सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप आप पूरी तरह से गलत बताते हैं। 100% गलत है। इस बार आप जब 7वीं बार विधायक का चुनाव लड़े, जब आपको टिकट दिया गया, आपका वो बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहा था। है, सही भी है। क्या आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की? मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मेरी संगठन में काम करने की इच्छा थी। मैंने बताया भी था, नड्डा जी से मेरी बात हुई, फिर मैंने नड्डा जी से थोड़े वो लिबर्टी देते तो मैंने जिद करी कि मैं नहीं लड़ूंगा। फिर अमित भाई का फोन आया, बोले पार्टी का निर्णय है, इसका पालन करना है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मान की बात। आप संगठन में क्या काम करना चाह रहे थे? कहाँ आपकी दिलचस्पी कहाँ थी? जनरल सेक्रेटरी था। हाँ, लेकिन पार्टी तो मेरे को सब तो काम देती है, हमेशा दी है। ओके, यानी आप पूरे देश में घूमना चाह रहे थे? घूमता ही था मैं, सभी दूर जाता था। ओके, तो फिर अब कैसे रास आ रहा है आपको मध्य प्रदेश का ये काम? देखिए, मन लग रहा है? हमारा काम पार्टी के निर्देश का पालन करना। हम सिपाही हैं, पार्टी जो काम दे दे वो काम करना, उसमें फिर सोचना नहीं आगे पीछे। ओके, जब जीते कैलाश जी तब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम सबसे आगे है, आपको सीएम क्यों नहीं बनाया? देखिए, मीडिया में चला है, मुझे मालूम था कि मैं सीएम बनने वाला नहीं हूँ, पर मीडिया में चला तो अब मीडिया वालों को तो कोई रोक नहीं सकते हैं। आपको कैसे रोक सकते हैं? आप अगर कुछ चला दे तो मैं तो आपको रोक ही नहीं सकता। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका नाम नहीं उस रेस में था? मुझे मालूम था, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूँ। ओके, पर लेकिन आप सीएम मटेरियल तो है ही, 7 बार के विधायक, लगातार कभी हारे नहीं आज तक, इतना एक्सपीरियंस आपका, मंत्रालयों का इतना एक्सपीरियंस, सबसे सीनियर मुझे उस रेस में। मुझे मालूम है कि मेरे में क्या कमी है। इसलिए मुझे मालूम था कि मैं सीएम नहीं। क्या कमी है आपके हिसाब से कैलाश जी? पता ही थोड़ी जाती है। आपने कहा अभी हाल में कुछ टाइम पहले कि आप बस एजुकेशन में पिछड़ गए मोहन यादव से, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं इसीलिए वो आगे निकल गए। मजाक कर रहे थे हम लोग। अच्छा, मजाक में कहा था? मजाक में कहा कि भाई मुझे ही पता नहीं था उनका क्वालिफिकेशन इतना है। हाँ, तो मतलब काफ़ी ये तो मालूम था मुझे, उन्होंने बीएससी किया, एलएलबी किया, बाद में पीएचडी की, पर उसके बाद फिर एलएलएम किया, और तो ये मुझे पता नहीं था। तो बिजनेस की पढ़ाई भी की है शायद, एमबीए भी किया उन्होंने। हाँ। तो उनका एजुकेशन, वो राजनीति भी करते गए और पढ़ाई भी करते गए। आपने कहीं ये भी कहा कि शायद सिर्फ यादव की वजह से वो सीएम बन गए और आप पिछड़ गए? ना, कभी नहीं कहा। अच्छा, मैंने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा मुझसे। हाँ। आप जैसे मित्र ने प्रश्न पूछा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तो यानी मतलब आपको नहीं लगता कि ओबीसी एक मजबूत करना था अपना बीजेपी को, इसीलिए एक ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में दिया गया? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि नया नेतृत्व सब राज्यों में खड़ा होना चाहिए। तो नया नेतृत्व कौन हो सकता है? अब हम तो 7 बार के विधायक हैं, पार्षद बने, मेयर बने, विधायक बन गए, मंत्री पहले 12-15 साल रह लिए, जनरल सेक्रेटरी रह लिए, वापस मंत्री बन गए यहाँ पर आकर। नया नेतृत्व चाहिए ना राज्यों में, तो नया नेतृत्व दिया है पार्टी ने। आपका एक बयान ये भी था कि मुख्यमंत्री, मैं तो मुख्यमंत्री से बड़ा महामंत्री हूँ, महामंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। इसीलिए ऐसा है कि उस समय में संगठन के काम करता था। लोगों ने बोला कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैंने कहा भाई, मैं महामंत्री हूँ, फिर कोई हेड कांस्टेबल से सिपाही क्यों बनेगा? आपने अमित भाई का नाम लिया कि उन्होंने आपसे कहा कि नहीं, अब पार्टी का फैसला है तो आपको करना है। अमित शाह जी से बड़े खास रिश्ते हैं आपके, कभी आप उनके एकदम राइट हैंड होते थे, उन्होंने ही आपको मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलाया जब वो अध्यक्ष बने। थोड़ा बताइए ना, कैसे शुरू हुई थी आपकी उनकी ये दोस्ती और ये केमिस्ट्री? युवा मोर्चे में साथ में थे, जब नड्डा जी अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, तो कोषाध्यक्ष थे अमित भाई। ये कब की बात कर रहे हैं? ये है 98 की बात है। तब पहली बार मुलाकात हुई थी? हाँ, तो तब से हम लोग साथ में, विद्यार्थी परिषद में भी जानते थे हम उनको, पहले एबीवीपी में थे तब भी जानते थे हम उनको। तब से आपका उनका अच्छा इक्वेशन है? बहुत अच्छा इक्वेशन। तो वो अध्यक्ष बने तो फिर क्या कहा उन्होंने पहली बार आपको जब बुलाया दिल्ली, कैसे बात हुई थी? नहीं, मुझे बोला कि आप हरियाणा के इलेक्शन इंचार्ज हो। मैं समझा कि जाके 2-4-5 दिन महीने में चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, सामान लेके वहाँ जाओ, वहीं रहना है।
वहीं रहना है। तो बोले कि मैंने कहा कि उस समय सिंहस्थ आने वाला था उज्जैन का, उसका इंचार्ज था मैं। तो उन्होंने कहा सिंहस्थ की तैयारी करना है, बोले वहीं बैठ के करना। ठीक है, चले गए, हरियाणा जीत गए। तो बोले अब तो तुम छोड़ो सब, सिंहस्थ हो गया देश की राजनीति करो। वो 14 की बात है ना? 15 हाँ, वही 14 के एंड में जब हरियाणा का चुनाव हुआ था। ओके। महामंत्री बना दिया। मैंने कहा ठीक है, सौभाग्य हमारा कि मोदी जी के साथ, अमित भाई के साथ काम करने का मौका मिला। और बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला था हरियाणा में? हरियाणा में पहली बार मिला। तो खट्टर जी को कैसे चुना गया था? खट्टर जी सीनियर मोस्ट थे उस समय। देखिए, हमारे पास हरियाणा में बहुत ज्यादा कैडर था नहीं। हाँ। और खट्टर जी उस समय संगठन में मंत्री भी रह चुके थे वहां पर। उनका कार्यकर्ताओं में काफी प्रभाव था। कोई जानता भी नहीं था खट्टर जी का नाम लोगों में? आप जानते होंगे नेताओं में। नहीं, पॉलिटिक्स बाहर कोई नहीं जानता था, बाकी हाँ। कार्यकर्ताओं में तो बहुत पॉपुलर। सब चौंक गए थे, खट्टर खट्टर कौन है कौन है। बहुत पॉपुलर थे। जब माननीय मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे हाँ। एज ए जनरल सेक्रेटरी, तब खट्टर जी वहां पर संगठन मंत्री थे। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे आदमी, संगठन के आदमी हो। तो हरियाणा में, मैं अभी बंगाल पे बाद में आऊंगा, तो हरियाणा में फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तब बहुमत क्यों नहीं आया? कहां चूक गए खट्टर जी या बीजेपी, कहां चूक गए? कभी न कभी ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर जाता है। उस समय इस बार 70 पार, इस बार 70 पार, ऐसा कुछ चला और जीत जाएंगे जीत जाएंगे। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे। कई हमारे कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हुए, उनसे बात भी नहीं करी लोगों ने कि बैठ जाओ। तो ये सब चीजें, क्योंकि लोकसभा में तो 19 में मोदी जी की लहर चल रही थी जबरदस्त, फिर भी हरियाणा में आपको बहुमत नहीं मिल पाया। हाँ, वो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। बाकी हमें हमारी गलती का एहसास हो गया बाद में कि हमें वहाँ पर जो निर्दलीय खड़े हुए थे, अगर उनको हम बिठा देते तो हमारी हालत नहीं खराब होती, हम बहुमत में आते। तो ये जो जेजेपी के साथ जाने का फैसला था, सही फैसला था ये? मिलीजुली सरकार बनाना, और 5 साल चल गई वो सरकार पूरी ऑलमोस्ट। ऐसा है कि जो मैंडेट जो भी मिले उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंडेट मिला इस प्रकार का कि हमें सरकार, बहुमत हमारे पास था, मतलब ज़्यादा हमारे विधायक थे, किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाना था। जेजेपी ने प्रस्ताव रखा, हमने स्वीकार कर लिया। और इस बार फिर सीएम क्यों बदला गया? खट्टर जी को क्यों हटाया गया? क्या लगता है आपको? क्योंकि मुझे, आई एम श्योर कि आप हरियाणा की राजनीति में अभी भी इंटरेस्ट तो लेते होंगे पूरा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी नए नेतृत्व को चाहते हैं सब राज्यों के अंदर। तो नया नेतृत्व बड़ा यंग है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सैनी जी, बहुत यंग है। मैंने ही उनको पहला टिकट दिया था। अच्छा, वहां पर उस समय जी, 14 में? 14 में। ओके, तब सोचा था आपने कि सीएम बन जाएंगे एक दिन? अब ऐसा है कि मैं सबसे यही कहता था कि कल आपका क्या होगा ये आपको भी नहीं मालूम, इसलिए ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करो। तो लगता है हरियाणा में भी अच्छा रिजल्ट रहेगा लोकसभा में? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, हरियाणा बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब बंगाल पे आते हैं। बंगाल जब आपको भेजा अमित शाह जी ने, क्या क्या के भेजा था? उस समय तो बीजेपी वहां पर बहुत कमजोर थी उस समय, कुछ एक पॉकेट्स में थी बस। हाँ, मतलब शहरों के अंदर थी, गांव में नहीं थी। फिर हमारे वरिष्ठ संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हमें मंडल मंडल में जाके, एक जिले के अंदर 2 दिन रहना पड़े रहें और हर मंडल में अपन इकाई गठित करें। उन्होंने कुछ जिले लिए, कुछ जिले मैंने लिए। हम लोगों ने हर जिले के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3-3 दिन रहे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मंडलों की टीम बनाई हमने। तो अमित भाई ने क्या क्या के बोल भेजा था आपको वहां? जाओ खेलो, चौके छक्के लगाओ। उन्होंने कहा यार, मेरे अध्यक्ष होते हुए हाँ। बंगाल में पार्टी खड़ी हो जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि यार मैं सफल अध्यक्ष हूँ। तुम क्या कर देंगे खड़ी? पार्टी खड़ी हो गई। मुश्किल रहा होगा लेकिन बंगाल में, ममता दीदी के गढ़ में, लेफ्ट के गढ़ में, हालांकि लेफ्ट कमजोर हो गया था, लेकिन ममता दीदी बहुत ताकत पर थी जब आप कूदे वहां पर। हाँ, वहाँ पर पार्टी का काम करना मतलब युद्ध लड़ना है। कब बम आ जाए, कब गोली आ जाए, कब आपके ऊपर पथराव हो जाए, कब आपका घेराव हो जाए। ऐसा हुआ? कई बार हुआ, आपने दिखाया होगा टीवी पे। कई बार मुझे घेरा, कई बार पथराव किए। कई नड्डा जी के साथ जब हम थे उस वक्त, तो हमारी सबकी गाड़ी फोड़ दी थी। नड्डा जी की गाड़ी हाँ। चूंकि बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उसमें कुछ हुआ नहीं। बल्कि हम सब लोगों का एक भी कांच नहीं बचा था, सब फोड़ दिया। मुझे भी चोट आई थी यहाँ पर सिर पे। कौन थे वो लोग? यही संदेश खाली वाले, सब इसी प्रकार के लोग थे। देखिए, ममता जी ने और सीपीएम ने बहुत खतरनाक खेल खेला वहाँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए घुसपैठियों को पनाह दी।
वोटर लिस्ट में नाम लिखवाया। आज पूरी की पूरी जो जनसंख्या का रेशो है बंगाल का बिगड़ गया है बिल्कुल। 4-5 जिले तो ऐसे हो गए जहाँ पर आप चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि अपन अपने देश के अंदर ही नहीं। तो इसीलिए जो स्थानीय पार्टी होती है ना, देश की चिंता कम करती है, कुर्सी की चिंता ज़्यादा करती है। तो आप बता रहे थे वहां बम भी फेंका गया आपकी गाड़ी हाँ, हमारी गाड़ी में बम फेंका, एक बार नहीं 2 बार फेंका। पर? फटा नहीं? एक बार फटा, और फट के वो एक बार्बर की दुकान में चला गया, हमारी गाड़ी से टकरा गई, वहाँ 2 लोग मारे भी गए, फिर मुझ पर केस भी लगाने वाले थे। हम लोगों ने वहाँ पर बात करी। अच्छा, आप ही की गाड़ी पर बम और आप ही पर केस? हमारी पे किस बात का? कि आप बम फेंक के गए। हमको तो पता नहीं, हम तो पहुंच गए 100 किलोमीटर आगे, हाँ। तब पता लगा कि आपके ऊपर केस लगा। किस बात का? बोला आप बम फेंक के आए। यार हमने कहा बम फेंका, बल्कि हमारी गाड़ी से कुछ टकराया जरूर था, ये बात सही है, पर वो टकरा के और एक बार्बर की दुकान पे चला गया, वहाँ 2 लोग मारे गए। और जो घेराव हुआ था एक बार आपका? कई बार हुआ। कई बार? हाँ। नहीं, एक बार का तो काफी उसका किस्सा बड़ा वायरल है, जब आपने सीधे अमित शाह जी को फोन कर दिया था। वो मुर्शिदाबाद की बात है। मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए थे वहाँ, और एक गांव पूरा था वहाँ पे हिंदू समाज का, उसको जला दिया था पूरा। वो लोग कम से कम 500-600 लोग थे, वो बेचारे बांग्लादेश की बाउंड्री के जंगल में थे। वहाँ से फ़ोन कर रहे थे मुझे, तो मैंने कहा डीजी को और एसपी को बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। बोले नहीं साहब ऐसा नहीं है। उसके बाद वो जंगल में थे तो उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, बाद में मेरी बात बंद हो गई। पर मेरे को एकदम लगा कि यार हमें जाना चाहिए वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाने के लिए निकला। उस समय वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और इंटरनेट भी बंद थे, तो वहाँ पुलिस ने मना किया। मैं क्या जाऊँगा, मैं तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ फंसे हुए इसलिए मैं जाऊँगा। तो मुझे घेर लिया, एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने घेर कर हमला करने की कोशिश करने लगे। पर उस समय मैंने अमित भाई को फ़ोन किया, मैं अमित भाई मैं यहाँ पर गिर गया हूँ, लोकेशन भेजो बोले। तो उस समय इंटरनेट था नहीं, बंद कर दिया था सरकार ने। अभी आप देखें, मैं हनुमान जी के मंदिर पे बैठे हम लोग, हनुमान जी कैसा कमाल दिखाते हैं। उस दिन की घटना से मुझे लगा, हम लोग के पास 10-15 फ़ोन थे, किसी में टावर नहीं आया। मेरा पीए था प्रशांत, उसमें एकदम टावर आया, सिग्नल आया और मैंने एकदम लोकेशन भेजी और एक ट्वीट किया कि मैं यहाँ गिर गया हूँ, मुझे 2000 लोगों ने घेर लिया है, एसपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डीजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बस उसने ऐसा काम किया कि सबको पता लग गया हो। फिर अमित भाई ने फिर डीजी से बात की अपनी भाषा में। कौन सी भाषा में? अब वो तो आपको तो पूरी कहानी पता होगी। अमित भाई ने कहा कि भाई कैलाश जी हमारे महामंत्री हैं, उसके अलावा मेरे दोस्त भी हैं, यदि उनको कुछ हुआ तो याद रखना ठीक नहीं होगा। फिर डीजी आए, डीजी ने एकदम 10-12 गाड़ी भेजी, मुझे भीड़ में से निकाल के ले गए वहाँ। वो एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि मेरे को लगा कि आज तो गए पर। हाँ। क्यों आपके ऊपर इतने हमले बंगाल में हुए? क्यों इतना चुभते थे आप ममता बनर्जी को और टीएमसी वालों को? कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था, खड़ा भी नहीं होता था, और हमने संगठन काफ़ी अच्छा खड़ा कर दिया था, और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में टीएमसी छोड़ के हमारे साथ आ गए थे। तो उनको लगता था कि हमारे घर में काफ़ी बड़े बड़े नेता, भाई जैसे मुकुल दा हमारे साथ थे उस वक्त, शुभेंदु दा हमारे साथ थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े लीडर थे वहाँ वो पर। तो वापस चले गए? मुकुल दा चले गए। मुकुल रॉय चले गए? क्यों चले गए? अब वो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका पारिवारिक विषय था वो, इसलिए। अच्छा, ओके। आप पर तो आरोप ये लगता है कि उनके ऊपर केस थे इतने सारे। अब जब बीजेपी के साथ थे तो थे, अब फिर वो टीएमसी में चले गए क्योंकि आप हार गए वहां पर चुनाव। हारते ही उसके बाद उन्हें लगा कि अब टीएमसी में जाना सेफ है। नहीं, वो दूसरे कारण से, मुझे मालूम, मैं किसी के निजी जीवन पे झांकता नहीं हूँ कभी भी, पर उसका पॉलिटिकल कारण नहीं था, उनका पारिवारिक कारण था। ओके। 18 सीट आप ले आए लोकसभा में पिछले चुनाव में बंगाल में। तो मोदी जी का कमाल था। आज भी वहाँ पर मेरे को लगता है 30 के आसपास सीट आना चाहिए। 30 आएंगी? बहुत अच्छा माहौल है वहाँ। अभी जितने 3 सीट पे चुनाव, 3 जीत रहे हैं। नॉर्थ बंगाल के 3 सीटों पर भी चुनाव हुआ। पर पिछली बार जब 18 जीते, उसके बाद विधानसभा में बाजी बिल्कुल पलट गई थी। आपकी 77 आई और ममता बनर्जी देखिए कितने बड़े बहुमत से सरकार बनाई उन्होंने। वो कोविड के कारण। मैं एक बात बताऊं, इस देश के अंदर सिर्फ एक नेता है जिनमें वोट बदलने की क्षमता है, वो है नरेंद्र मोदी। मैंने
बंगाल के अंदर जो हमारा कमजोर स्थान था वहाँ इनकी सभा कराई, पहले का सर्वे और उसके बाद का सर्वे 6 से 8% वोट बढ़ते हैं इनकी सभा के बाद पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव में। पर क्या हुआ, कोविड के कारण सभा नहीं कर पाए हम, तो इसलिए, नहीं तो अगर मोदी जी की सभाएं हो जाती वहाँ पर तो हम सरकार बनाते, सरकार बना लेते। 100% बनाते। इस बार बना लेंगे हम लोकसभा में तो 30 सीट लाएंगे, उसके बाद बना सकते। लगता है आपको? हाँ, आपके बिना? नहीं, मेरे बिना क्या, पार्टी है वहाँ पर, मैं क्या हूँ। तो आप क्यों बंगाल आपने छोड़ दिया? इतना अच्छा काम कर रहे थे वहां पर, पार्टी आपने खड़ी कर पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने कहा कि अब बंगाल का काम हो गया, दूसरे राज्य में जाओ। मैं पढ़ रहा था कहीं कि आपने कहा पार्टी का निर्णय सही था, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो ये लोग मुझे कोर्ट के ही चक्कर लगवाते रहते। हाँ, तो मेरे पर 38 केस थे, अभी भी मेरे पर मेरे ख्याल है 30 केस होंगे वहाँ पर। अभी भी केस चल रहे हैं? हाँ, केस चल रहे हैं वहाँ। तो मेरे 3-4 वकील हैं, मेरे कम से कम 5-7 लाख रुपये महीने की फीस जाती है मेरी। तो वो आप देते हैं, पार्टी देती है? मैं ही देता हूँ। मैं पार्टी से कुछ नहीं लेता हूँ, कभी कभी नहीं लेता हूँ। मैं अपना ट्रेवल भी करता था तो मैं खुद देता था अपने। यानी बंगाल में टीएमसी का किला भेदने की का खामियाजा आपको आज भी भुगतना पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई उसका गिला शिकवा भी नहीं। पार्टी खड़ी हुई, इस बात का मुझे गर्व है। किस किस तरह के केस हुए हैं यहाँ पर? बहुत सारे केस, बहुत सारे केस झूठे हैं, सब झूठे। कहीं किसी को पथराव किया ही नहीं, 353 लगी, पुलिस वाले को मार दिया। अब मैं इस उम्र में पुलिस वाले को मारूं? अच्छा, आजकल तो वीडियो ऑडियो सब है। हाँ। एक आध दिखा तो किसी को मारते हुए। परेशान करने के लिए सारे के सारे। बस सब परेशान करने के लिए। तो आप बंगाल दोबारा जाना चाहेंगे? पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ जाएंगे। आपकी इच्छा कहाँ काम करने की अभी? जो पार्टी कहेगी वहां पर काम करना, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं जिंदगी के अंदर। पार्टी तो तब कहेगी ना जब पार्टी को ये पता रहे कि कैलाश जी क्या करना चाहते हैं। क्या आपने बताया है पार्टी को? देखिए, मुझे कोई भी चैलेंजिंग काम मिलता है ना तो मेरे को मजा आता है। जैसे मुझे कहा कि आप जबलपुर सेक्टर में जाओ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, ये सीट थोड़ी सी कमजोर है। मैंने कहा ठीक, वहाँ गए, सब सीट जीतेंगे हम। जो मुश्किल राज्य होता है आपको वहां भेजा गया, जैसे मेरे को मजा आता है। हाँ, आपको मजा आता है? मेरे को इंटरेस्ट, मेरे को आप कोई सा भी चैलेंजिंग काम दो, मैं बहुत एंजॉय। दक्षिण के कोई राज्य आपको दे दिए जाएं? हाँ, मैं तो एंजॉय करूंगा। कौन से राज्य आप निकाल सकते हैं दक्षिण के? कौन से? तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गलती है, केरल में कुछ नहीं हो पाता है, आंध्र तेलंगाना है, वहां भी नहीं हो पाता है। देखिए, ऐसा है मानिक जी कि पार्टी जो काम देगी, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वहां मैं जाके काम करूंगा। वो मेरी आदत है रिजल्ट देने की। दिल्ली में विधानसभा में आप केजरीवाल को नहीं हरा पाते हैं, वहां काम करने को तैयार? ऐसा नहीं यार, जहां पार्टी बोले, कहता हूँ आपसे। हरा सकते हैं केजरीवाल को दिल्ली में विधानसभा में? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है और अमित भाई का मार्गदर्शन है, तो पाकिस्तान के किसी जिले में भेज दें मुझे, तो वहां पर भी हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ के आ जाए। तो केजरीवाल जी को क्यों नहीं हरा पाते हैं? इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए हमको हरा नहीं पाते, हमको जेल में डाल दिया, इसीलिए हमसे डरते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कई बार किसी किसी का राजनीतिक दौर होता है। अब उनका दौर था कभी, अब नहीं है। अपने ही जाल में फंस गए, अपने बुने हुए जाल में फंस गए। कट्टर ईमानदार और सब चीज के प्रूफ है। मतलब 1-2 गवाहों को तो मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जब मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम पैसे दे गया है। ओह, आप कैसे जानते हैं इन गवाहों को? कौन से गवाह हैं? अब छोड़िए ना उस बात को, ऐसा है कि वो मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनसे। क्या जेल से सरकार चल सकती है कैलाश जी? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये पहला उदाहरण है देश के अंदर, और वो लोग जेल से सरकार चला रहे हैं जो बड़ी नैतिकता की बात करते थे। वो लोग कहते थे कि सोनिया गांधी को तो जेल में डाल देना चाहिए, और उसके बाद अब सोनिया जी से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। तो इन लोगों का राजनीति में कोई भरोसा नहीं ना, कब क्या कहें और कब क्या करें, दोनों में बहुत अंतर है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलती है। हमने कई लोगों के साथ मिले, कई लोगों के साथ समझौता किया, गठबंधन की सरकार चलाई, पर हमारी आइडियोलॉजी से हमने समझौता नहीं किया। पर विरोधी कहते हैं कि ये वो बीजेपी नहीं है जो वाजपेयी अडवाणी वाली बीजेपी थी, ये दूसरी बीजेपी है, दोनों में फर्क है, ये तानाशाही बीजेपी है, यहाँ किसी की नहीं चलती, सिर्फ मोदी और शाह की चलती। देखिए, अब ऐसा है कि बोलने वाले भले कुछ भी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा संगठन आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। कैसे खड़ा हो गया ये?
आज भी कार्यकर्ताओं की टीम कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए मोदी जी के लिए तैयार है। यदि तानाशाह होते तो किसी तानाशाह के साथ कोई जाता है क्या व्यक्ति? और तानाशाही कैसी? अगर कोई कार्यकर्ता काम नहीं करे तो क्या करेंगे मोदी जी? श्रद्धा है उनके ऊपर भाई। ये तानाशाही, खरगे जी तो ये भी कहते हैं देखिए आखिरी चुनाव है, इसके बाद बस खत्म सब, इसके बाद तानाशाही आ जाएगी। रूस में जैसे पुतिन बैठे हैं, यहाँ मोदी जी बैठ जाएंगे। देखिए हमारे बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, सारा चंदा इनको मिलता है, सब एक तरफा हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। ये इसी प्रकार डरा डरा के कभी कहते हैं कि आरक्षण बंद हो जाएगा, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे। ये कुछ भी डरा के वोट लेना चाहते हैं। भाई डरा के वोट अगर एक बार ले भी लोगे, राजनीति के अंदर एक बहुत छोटा शब्द है विश्वास, वो अर्जित करो जरा। अभी पार्टी के नेताओं में आपस में विश्वास नहीं है, जनता क्या विश्वास अर्जित करेंगे? हमें गर्व है कि हमारे नेता के ऊपर जनता का विश्वास है, जनता विश्वास करती है। आप कहीं पर भी चले जाओ किसी बस्ती में, मैं आपको बताऊं मानिक भाई कि एक मोदी जी का वोट बैंक है इस देश के अंदर, मोदी जी के नाम पे वोट गिरता है, और वो सब वर्ग के अंदर, वो गरीब बस्ती में भी है, वो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में भी है, वो प्रोफेशनल्स के बीच में भी है। मैं तो बुद्धिजीवी सम्मेलन में जाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जब उनसे बात करते हैं तो ऐसे फैन मिलते हैं, ऐसा लगता है कि यार हमसे बड़े ये फैन है मोदी जी के। बस्ती में आप चले जाओ, जिसका मकान बन गया प्रधानमंत्री आवास योजना का, मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले साहब मेरा मंदिर देखो, मंदिर देखने गया मैं, उसके यहाँ हनुमान जी बैठे, राम जी बैठे और मोदी जी का फोटो लगा रखा उसने भगवान के मंदिर में। आप सोचो आदमी की इतनी श्रद्धा है, क्योंकि कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरे मकान पे पक्की छत होगी। आप कभी सोच सकते थे मोदी जी इतने लोकप्रिय हो जाएंगे? आप तो इतने टाइम से जानते हैं उनको। देखिए मोदी जी को मैं जानता हूँ पिछले 35 साल से, जब हमारे युवा मोर्चे के भी प्रभारी रहे, जब उमा जी अध्यक्ष थी, और मैं गुजरात का प्रभारी था जब मोदी जी गुजरात में बीजेपी में आए थे, तब से मेरा संबंध है मोदी जी का। मैं एक बात तो कहता हूँ कि मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो दिव्य पुरुष है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर सब नेताओं के साथ काम किया, अटल जी के साथ काम किया, आडवाणी जी के साथ काम किया, वेंकैया जी के साथ काम किया, राजनाथ जी के साथ काम किया, पर मोदी जी की बात ही अलग है। मोदी जी की बात इसलिए कि आप सुबह 9 बजे आप देखें उनको तो उनके चेहरे पे वही फ्रेशनेस होगी, रात को 2 बजे उनके साथ बैठो, मैं 3-3 बजे तक उनके साथ मीटिंग में रहा, वही चमक उनके चेहरे पे, वही फ्रेशनेस। मतलब ये तो ईश्वर की कृपा बिना संभव नहीं मानी जी। मैं मानता हूँ, हमसे उम्र में बड़े, हम थकने लगते हैं रात में। अभी जो चुनाव समिति की बैठक हुई अभी लास्ट में 3 बजे तक हुई, हम उस बैठक में थे, हम मोदी जी बैठे हुए हैं 3 बजे उनके चेहरे पे जरा सा शिकन नहीं, और सुबह 9 बजे भी उनको देखो तो वही फ्रेशनेस, 3 बजे भी देखो तो वही फ्रेशनेस। ये ईश्वर की कृपा बिना संभव नहीं है, मैं तो उनको दिव्य पुरुष ही बोलता हूँ। तो उनसे आपका जो रिश्ता है वो नेता वाला है या दोस्ती वाला भी है? 30-35 साल दोस्ती से तो उनसे नहीं है, पर हाँ मैं उनको शुरू से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो प्रचारक भी रहे, संगठन मंत्री रहे। संगठन मंत्री से दोस्ती करने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। दोस्ती अमित शाह जी से होगी आपकी? हमारे अमित शाह जी मुझे बोलते हैं कि मेरा दोस्त है। हाँ। मेरे लिए तो बड़े आदरणीय अमित शाह जी। मैं कहा पश्चिम बंगाल के डीजी को बोला तो उन्होंने मेरा दोस्त है, फिर उन्होंने भाषण में भी कई बार बोला कि मेरा दोस्त है। कैसे हुई ये दोस्ती आपकी? हम युवा मोर्चे में साथ में आपने बताया। तो क्या बातें होती हैं अभी मुलाकात होती है अब? हाँ, अभी छिंदवाड़ा में रात में हम लोग काफी 1-1.5-2 घंटे बैठे। क्या बातें करते हैं? राजनीति की बातें होती हैं या कुछ और? नहीं, सभी होती है। अब ऐसा है कि जब बैठ जाते हैं जिनसे दिल मिले हुए हैं तो फिर तो सभी प्रकार की बात होती है। आपके और किस किस से यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में दिल मिले हुए हैं? शिवराज जी से आपका रिश्ता बड़ा फेमस है, कभी कहा जाता है बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर कहते हैं कि पहले दोस्ती थी बाद में विरोधी हो गए। नहीं, कभी नहीं, आज भी दोस्ती और बड़े पारिवारिक संबंध है। मतलब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरी पत्नी का बाईपास हुआ, भाभी जी ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठकर जाप करती रही पूरे समय, पानी भी नहीं पिया। मैंने अपनी आंखों से देखा 3.5-4 घंटे। अब आप सोच लो ये कब की बात है? ये 2013 की। ये रिश्ते हमारे, अब इस रिश्तों को कौन समझ सकता है? तो ये गलत बातें हैं जो कहते हैं कि विरोधी हैं। सब गलत है। हमारे आज भी दोस्ती है, बड़े पारिवारिक संबंध है। मतलब दोस्ती ऐसी है कि शिवराज जी ने बोला यार अब
बेटे के लिए कोई लड़की देखो, मेरे को तो कोई जाति वाति का भी नहीं। अब सोचो कोई किसी को बोलेगा कि यार लड़की देखो मेरे बेटे के लिए, कौन किसको बोलता है? दोस्तों का तो ही बोलेगा। शिवराज जी को क्यों हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से कैलाश जी? मतलब 18 साल मुख्यमंत्री रहना कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी ने बोला ना, मैंने फिर इस बात को बोल रहा हूँ कि पार्टी नए नेतृत्व चाहती पूरे देश के अंदर। पर ये तो आप मानेंगे कि जो इस बार जीत मिली इतनी बड़ी मध्य प्रदेश में, उसमें शिवराज जी का भी एक बड़ा रोल था। देखिए, हमारे यहाँ व्यक्ति आधारित राजनीति होती नहीं है, टीम वर्क से काम होता है। देखिए, जब भी हमारी जीत होती है तो मोदी जी एक ही बात बोलते हैं, कार्यकर्ताओं के कारण ये जीत कार्यकर्ताओं की, ये हमारी टीम की जीत है। जबकि ये बात सही कि मोदी फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है ना? आप मानते हैं ना मोदी के नाम पर खूब वोट पड़ता है? हाँ है। और मध्य प्रदेश में भी खूब पड़ा। हाँ पड़ा, बिल्कुल। हमने तो नारा ही दिया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में यस, यस। और लाडली बहना जो शिवराज जी की कही जाती है कि बहुत गेम चेंजर था वो। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो गुलदस्ता होता है। अब बीच में एक फूल होता है, बाद दूसरे फूल होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, उज्ज्वला योजना भी है, लाडली बहना योजना भी है, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, प्रधानमंत्री अन्न योजना भी है। सबका मिला के एक समुचित गुलदस्ता है जिसके कारण हम जीते हैं। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर मोदी जी का नेतृत्व। कमलनाथ जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? अच्छे हैं मेरे, हमेशा से राजनीति अच्छे में रहे? हमेशा से अच्छे रहे, बहुत अच्छे। पर आपकी जो अदावत रही वो दिग्विजय सिंह से ज्यादा रही? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल कभी दोस्त। मेरे राजनीति में कभी भी किसी से भी संबंध खराब नहीं किया मैंने, सबसे अच्छे संबंध है। सबसे अच्छे रहे? हाँ। आप हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं कैलाश जी? आप लोगों के कारण मीडिया वाले दोस्ती आप निभाते खुलकर हैं। अपनी बात कहते हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, आप बयान ऐसे देते हैं बिल्कुल मन की बात, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, और वो वायरल हो जाती है। तो इसीलिए मीडिया वाले इसमें उसको क्या उठाते बुराई? हैं। इसमें क्या बुराई है? जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए आदमी को। अंदर मैं आपसे मीठी मीठी बात करूं कि यार आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी जैकेट बहुत अच्छी है, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, और फिर अंदर ही अंदर मैं कहूँ कि यार बड़ा बांगरू दिख रहा है, तो ठीक ही नहीं है ना। भाई आप अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे बोलूंगा। ओके कैलाश जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। आप क्रिकेट की राजनीति की है ना आपने? बिल्कुल की। तो गूगली भी होगी, बाउंसर भी होगी, सब चलेगा। रेडी? पहला सवाल, मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री सारे? बहुत अच्छे रहे। ये तो छोड़ दिया आपने, बाउंसर छोड़ दी। अरे क्या बात कर रहे हैं। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर सब मिला के कौन मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि देश में चीफ मिनिस्टर्स को अपन हम देखेंगे आज़ादी के बाद से अभी तक, तो बहुत सारे लोगों ने ठीक ठीक काम किया, पर उनके साथ बहुत सारी गलतियां भी जुड़ी, इसलिए एकदम बेस्ट किसी को भी नहीं कह सकते। मुझे लगा आप मोदी जी का नाम लेंगे, गुजरात वाले। मैं आ रहा हूं ना, तो अब जैसे डेवलपमेंट वाला विषय देखें अगर, हाँ, तो मोदी जी का बहुत अच्छा था। पर कैपिटा इनकम वाला देखें, आर्थिक प्रदेश को आर्थिक रूप संपन्न, वो मोदी जी का बहुत अच्छा था। तो ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी ने एकदम नियंत्रण किया। देश का बेस्ट गृह मंत्री आप किसे मानते हैं? पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने देखा नहीं सुना, और अब अमित भाई को मानते हैं। मुझे पता था यही बोलेंगे। और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का? अरे मोदी जी, कोई तुलना अभी नहीं? मोदी जी हैं, पर मैं अटल जी को पीछे नहीं रखूंगा। अटल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, और इस देश के अंदर गठबंधन की राजनीति कैसे होती है और कैसे चलाई जाती है, ये अगर किसी ने शिक्षा दी तो अटल जी ने दी। अटल जी ने। और अटल जी और मनमोहन सिंह की तुलना हो तो बेहतर कौन? देखिए, मनमोहन जी एज ए पर्सन आदमी बहुत अच्छे थे, हैं, पर एज ए प्रधानमंत्री मैं उनको अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यदि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे आप निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन? दोनों अच्छे हैं और दोनों चुनना ही बुरे मुश्किल हैं। ऐसा है कि देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं दोनों की एक बात विशेष तौर बताऊं, दोनों पर्सनल बहुत अच्छे व्यक्ति, कमलनाथ जी भी और दिग्विजय सिंह। उनके बीच झगड़ा रहता है क्या? हाँ है, आपस में उनके मनमुटाव रहे। हाँ, पर दोनों पर्सनल बहुत अच्छे हैं, मतलब बात के आपसे कोई बात की तो कमिटमेंट वाले लोग हैं दोनों। बंगाल का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मैंने देखा नहीं ज्योति बसु जी को, पर मेरे ससुराल कलकत्ता है,
और मेरी शादी हुई थी जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। हाँ। तो मैंने यही सोचा ये व्यक्ति इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री कैसे हैं। मैं देखने गया तो मैंने देखा कि संगठन को तो उन्होंने काफ़ी बड़ा और ताकतवर बना दिया था, सीपीएम का संगठन को, पर डेवलपमेंट नहीं किया। और नीचे के लेवल पर भ्रष्टाचार उस समय बहुत हो गया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बंगाल का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आना अभी बाकी है? हाँ, मेरा ख्याल है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर आएगा। ओके, बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा अध्यक्ष आप किसे मानते हैं? मैं आप फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी की आप इस प्रकार तुलना नहीं करें। कारण है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है। अध्यक्ष कोई भी हो, पर निर्णय अध्यक्ष नहीं करता, एक सब लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, मुश्किल सवाल था, मैं समझ गया। कांग्रेस का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर चुनने को आपको कहा जाए तो सिर्फ कांग्रेस के इतने सारे रहे प्रधानमंत्री, उनमें से सबसे अच्छा कौन रहा? मैं कुछ निर्णय इंदिरा जी के अच्छे मानता हूँ, कुछ निर्णय। और नेहरू जी ने तो बंडा डाल किया, माफ करना। और फिर लाल बहादुर शास्त्री के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने जितनी साफ सुथरी राजनीति की है, मतलब एक आइडियल प्रधानमंत्री थे वो भी। हो गया। राजनीति का चाणक्य, सबसे शार्प नेता आप किसे मानते हैं? आज के युग में तो अमित शाह जी। अमित शाह जी हैं। शरद पवार, अहमद पटेल? देखिए, शरद पवार जी यूँ कहें कि मौसम के जानकार हैं वो। जैसे रामनिवास जी थे, रामविलास पासवान जी थे, वो मौसम के जानकार थे। शरद पवार जी मौसम के जानकार हैं, पर अब इस बार वो घिर गए हैं। क्या अमित शाह पीएम मटेरियल है कैलाश जी? देखिए, उनकी योग्यता को मैं कहीं भी नकारूंगा नहीं। अब पीएम मटेरियल एकदम आप कहेंगे तो मैं हाँ भी नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता, पर योग्यतम व्यक्तियों में से एक है। और मोदी के बाद पीएम कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसके ऊपर पार्टी निर्णय करेगी। योगी आदित्यनाथ पीएम मटेरियल है? मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पार्टी निर्णय करती है और जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो कलेक्टिव डिसीजन होता है, आदमी अपने आप सक्सेस। देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता आप किसे मानते हैं? हिंदू हृदय सम्राट? मैं वैसे अगर देखा जाए तो मैं अशोक सिंघल जी को बहुत रिस्पेक्ट करता था, और उन्होंने प्रचारक रहते हुए अगर साधुता अगर किसी के अंदर थी तो अशोक सिंघल जी में थी। कैलाश विजयवर्गीय सीएम क्यों नहीं बन पाए? मैं जहां पर हूं वहां बहुत खुश हूं। क्या अभी भी सीएम बनना चाहते हैं? मैंने बोला ना, मैं जहां हूं वो खुश हूं, वो पार्टी जो काम दे, बड़ा या छोटा। बंगाल में बीजेपी सरकार कब आएगी? इसके बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आने वाली है। आने वाली है 100%। पिछली बार बंगाल में क्यों हार गए थे? ओवर कॉन्फिडेंस आपने नो बताया। ओवर कॉन्फिडेंस, कोविड के कारण। कोविड के मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। हाँ, मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस था। कांग्रेस सिंधिया को गद्दार क्यों कहती है? देखिए, कांग्रेस तो किसी को भी गद्दार कहती है, पर आप यदि योग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान तो मत करिए कम से कम। तो अपमान किया उनका। कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी में आएंगे? ये तो उनसे पूछना चाहिए। आपने तो नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया उनको। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, तो आपका जो शब्द जहन में पहला शब्द आता है आपके दिमाग में वो बताना है आपको। मोहन यादव? बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। बेस्ट? शिवराज सिंह चौहान? बेस्ट ये कहूं मैं उनको, सोशल जो सोशली? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा सोशल पकड़ उनकी बहुत अच्छी। कमलनाथ? कमलनाथ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, 100% बिजनेसमैन। 100% बिजनेसमैन। दिग्विजय सिंह? शार्प पॉलिटिशियन। शार्प। उमा भारती? डायनेमिक पॉलिटिशियन। डायनामिक। जीतू पटवारी? आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ के? थोड़ा अनुभव लेना पड़ेगा अभी उनको। ओके, थोड़े यंग हैं अभी। अमित शाह? नो एज, शब्द ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कोई मैच नहीं है। नरेंद्र मोदी? अल्टीमेट। वाजपेयी जी? इस देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले। आडवाणी जी? बहुत अच्छे राजनीतिक चिंतक और अच्छे रणनीतिकार। सुषमा स्वराज? उनकी बेटी चुनाव लड़ रही दिल्ली से। बेस्ट ओरेटर, भारतीय संस्कृति का प्रतीक। ओके,
आपके तो पुराने बहुत पुराने रिश्ते थे। बहुत अच्छे संबंध है। राहुल गांधी। बड़ा कठिन शब्द पूछ लिया। आपने शायद कहा भी है कि राजनीति के लिए फिट नहीं है। मतलब किस में फिट है वो? शादी करी नहीं उसमें फिट नहीं है, राजनीति के लिए फिट नहीं है, पता नहीं कहाँ फिट है वो। प्रियंका गांधी। अच्छी महिला है। सोनिया गांधी। बहुत अच्छी महिला है। मनमोहन सिंह। अच्छे व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी। बहुत खतरनाक। मुकुल रॉय। अच्छे आदमी। दिलीप घोष। बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा कार्य। अधीर रंजन चौधरी। बहुत अच्छे आदमी। बढ़िया। बहुत अच्छे। आपको सपोर्ट किया उन्होंने जब आप वहां पर काम कर रहे थे? मुझे सपोर्ट नहीं किया, पर कांग्रेस की नीति के बाद भी कांग्रेस की नीति का विरोध करते हुए उन्होंने ममता जी का विरोध किया। ये साहस है उसमें। मिथुन चक्रवर्ती। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। आपकी दोस्ती है? बढ़िया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त। सौरव गांगुली। दादा निर्णय किसी और से कराते हैं और शो ये करते हैं कि दादा निर्णय करते हैं। आप इशारों इशारों में बड़ी बात कह देते हैं कैलाश जी। क्या कभी आपने कोशिश नहीं की उनको बीजेपी में लाने की? मैंने नहीं की, पर वो मैं कह रहा हूँ कि निर्णय नहीं कर पाते हैं वो अपनी जिंदगी का। ऑफर दिया था आपने? बीजेपी की तरफ से ऑफर था? हाँ, एक दो बार बात हुई थी और कह भी दिया उन्होंने कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बाद में फिर मुकर गए। हाँ, मतलब क्यों नहीं मन बना पाए? क्या लगता है, क्या फंस गए क्या वो? इधर ममता दीदी, इधर बीजेपी। थोड़ा डरने वाला आदमी। डरते हैं? टीएमसी भी नहीं जा रहे? हमें बताया ना आपको कि निर्णय अनिर्णय में रहते हैं। ओके। मनोहर लाल खट्टर। बहुत सिंपल, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। नायब सैनी। वेरी गुड सीएम। अखिलेश यादव। अच्छे हैं, पर जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। तेजस्वी यादव। मैंने बोला ना कि इन लोगों सबको राष्ट्रवादी राजनीति करना चाहिए। ऊर्जा है, पर उसको नकारात्मक है। लालू जी। ग्रेट पॉलिटिशियन। योगी आदित्यनाथ। अल्टीमेट है। आप कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या बोलते हैं आप उनको? बाबा? हाँ, बाबा ही बोलते हैं। बाबा बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, वो व्यक्ति जिस नाम से जाना जाता है, जिस काम से जाना जाता है, वहाँ वो बड़ा ईमानदारी से काम करता है और इसलिए हमने तय कर रखा है कि हम यही काम करना है। अब वो गलत हो या सही हो, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर हैं वो, ओवैसी जी, जहाँ पर हैं वो, हाँ, और जिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, और जिस पॉलिटिक्स से वो उभर के आए, हाँ, वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत अच्छे आदमी। अच्छे आदमी। दुष्यंत चौटाला। बहुत अच्छे आदमी थे वो, पर मंत्री बनने के बाद बहुत सारी शिकायतें आई उनकी। रणदीप सुरजेवाला। देखिए, बड़े नेता हैं पर जमीन नहीं है उनकी। ओके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जमीन वाले नेता हैं, अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस में से लोगों की वक्त नहीं। नवीन जिंदल, जिनको आप बीजेपी में ले आए। अच्छा, एज ए पर्सन वेरी गुड। पहले उन्हीं पर आरोप थे कोयला घोटाले के, अब आप ले आए बीजेपी में। नहीं, आपने मेरे से पूछा कि कैसे व्यक्ति है, तो मैं उनको जानता हूँ पर्सनल कि बहुत अच्छे व्यक्ति। अब जाते जाते कैलाश जी, मेरे सवाल खत्म हो गए। मैं चाह रहा हूँ एक भजन सुना दीजिए। आपके भजन मैंने यूट्यूब पर बहुत सुने हैं। आज तो मेरा गला कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना दीजिए। नहीं नहीं, आज नहीं सुनाऊँ। मैं आपको मानिक दादा प्रॉमिस करता हूँ, हाँ, रिजल्ट आने के बाद मैं आपको भजन गाने, फिल्मी गाने मिले तो वो भी सुना दूंगा। वादा? वादा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कैलाश विजयवर्गीय। बहुत मजा आया मुझे जी, थैंक यू।